चलो स्टार्ट करें हम लोग, ठीक है, और सब बच्चे आ जाएंगे। ठीक है, देखो कल जो हम लोग पढ़ रहे थे, कल हमने पढ़ा था सर न्यूक्लियर फिजन के बारे में। कल किसके बारे में पढ़ा था हम लोगों ने? हाँ, न्यूक्लियर फिजन के। न्यूक्लियर फिजन को हिंदी में बोलते थे नाभिकीय विखंडन। विखंडन, सही बोलिए, विखंडन, ठीक है। हाँ, नाभिकीय विखंडन। और इसमें मैंने तुमसे बताई थी कि नाभिकीय विखंडन में क्या होता है, अगर कोई भी एक, जैसे ये है, इसमें अगर तुम 0n1 डालोगे, यानी कि क्या डालोगे? न्यूट्रॉन। अगर न्यूट्रॉन डालोगे तो वो बेरिलियम, क्रिप्टॉन और न्यूट्रॉन और प्लस क्या देगा? एनर्जी। यहाँ पर होता है 56, यहाँ होता है 36, 89 और ये होता है 144। ठीक है, ये रिएक्शन तुम्हारी होती थी, ये रिएक्शन यूरेनियम 235 में जब हम 0n1 डालते थे तो हमें ये रिएक्शन मिला, ठीक है। और ये किसकी थी? ये नाभिकीय विखंडन की रिएक्शन थी। उसके बाद में हमने जो बात करी थी, रिएक्शन की बात करी थी, चेन रिएक्शन में एक होती है कंट्रोल चेन रिएक्शन, एक होती है अनकंट्रोल चेन रिएक्शन। दो टाइप की थी। अच्छा, कंट्रोल और अनकंट्रोल। उसके बाद में हम लोगों ने देखो जो अनकंट्रोल चेन रिएक्शन है ना, ठीक है, अनकंट्रोल जो चेन रिएक्शन है, अनकंट्रोल चेन रिएक्शन किसमें होती है? परमाणु बम, एटॉमिक बम। इंग्लिश में क्या होती है? एटॉमिक बम, ठीक है, परमाणु बम या फिर एटॉमिक बम में होती है। अच्छा, अनकंट्रोल कंट्रोल चेन रिएक्शन क्या होती है? न्यूक्लियर रिएक्टर, जो हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उसमें क्या होती है? कंट्रोल चेन रिएक्शन। बात समझ आ रही है? और अनकंट्रोल किसमें होती है? एटॉमिक बॉम्ब में होती है, ठीक। और तुम्हें पता है, मैंने तुम्हें कल एक बात और लिखवाई थी, जब एक यूरेनियम 235 टूटता है तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलती है। कितनी निकलती है? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलती है, ठीक है। और ये रिएक्शन, और मैंने कहा था ये रिएक्शन तुम अच्छे से याद कर लेना, जितना अच्छे से हो याद कर लेना। अच्छा, इसके बाद में जो मैंने न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करी थी सर, न्यूक्लियर रिएक्टर में सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, मॉडरेटर का काम क्या है? मॉडरेटर क्या होता है? मॉडरेटर काइनेटिक एनर्जी को कम करता है। न्यूट्रॉन जो होता है उसकी काइनेटिक एनर्जी को क्या कर देता है? कम कर देता है। मॉडरेटर होता है वो न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को कम कर देता है। चाहे तो तुम उसमें D2 यूज कर लो, चाहे क्या यूज कर लो? D2 को क्या होता है बेटा? हैवी वाटर, ठीक है, या फिर क्या यूज कर लो? ग्रेफाइट, ठीक है, ग्रेफाइट भी यूज कर सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो? D2O। मैंने कहा था जो तुम हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ रॉड्स यूज करते हैं, ठीक है, जो क्या करती थी, जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करती है। तो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता था? कैडमियम की रॉड्स, ठीक है। कैडमियम रॉड्स जो होती हैं वो इसको अब्सॉर्ब करती हैं या फिर एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं। तुम्हारे क्वेश्चन में क्या आएगा? तुम्हारे क्वेश्चन में आएगा, बताओ मॉडरेटर क्या है? न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में किसका यूज होता है? तो नीचे 4 ऑप्शन होंगे, और अगर उसमें D2O नहीं है तो समझो वहां ग्रेफाइट होगा, ठीक है, ग्रेफाइट या D2O में से एक होगा। तुमसे कहेगा बताओ किसके द्वारा हम न्यूट्रॉन्स को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। तो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब किया जाता है कैडमियम रॉड्स से न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करते हैं। फिर उसके बाद में तुमसे पूछा जाएगा बताओ इसमें फ्यूल कौन कौन सा यूज करते हैं? तो फ्यूल मैंने बताया था, एक 92U235 ये यूज कर लो, या फिर थोरियम 232 ये यूज कर लो, या प्लूटोनियम 239, या फिर प्लूटोनियम 240, या फिर प्लूटोनियम 241, ठीक है। ये सारी चीज इनमें से तुम चाहे ये में से कोई भी चीज यूज कर सकते हो, ठीक है। ये उसमें तो उससे हमारा ये सारी चीजें हैं, ठीक है। ये तुम्हारे किताब में लिखा हुआ है, एक बार फ्यूल के बारे में और इस सब के बारे में और लिख लेना, ठीक है। जो PDF है उस PDF में ये लिखा हुआ है, ठीक है। अगला हेडिंग डालो, न्यूक्लियर
फ्यूजन, नाभिकीय संलयन, हेडिंग डालो न्यूक्लियर फ्यूजन। अब देखो सर, न्यूक्लियर फ्यूजन हिंदी में बोलते हैं नाभिकीय संलयन, ठीक है, नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। अब नाभिकीय संलयन क्या होता है, सबसे पहले ये समझो सर। नाभिकीय संलयन का मतलब ये है जब दो छोटे न्यूक्लियस आपस में मिलकर, न्यूक्लियस मिलते हैं आपस में, न्यूक्लियस आपस में मिलकर एक बन जाए, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, ठीक है। और ये अभिक्रिया कहाँ कहाँ होती है, सूर्यवीय अभिक्रिया होती है, सन में, कुछ स्टार्स में होती है, ठीक है, तभी तो बोलते हैं सूर्यवीय तारा है, ठीक, कुछ स्टार्स में होती है, और हाइड्रोजन बॉम्ब में होती है, किसमें होती है, हाइड्रोजन बॉम्ब में। इंडिया के पास क्या हाइड्रोजन बॉम्ब है, नहीं, किसके पास है, रशिया के पास है, और किसके पास है, यूएसए के पास है, ठीक है, और एक के पास होगा ना, ठीक है। लिखना सबसे पहले हेडिंग डालो, हेडिंग डालो न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन। इसमें लिखना when two light nuclei, when two light nuclei, when two light nuclei combine to form a heavy nucleus, combine to form a heavy nucleus, then this process is called nuclear fusion, nuclear fusion, ठीक है। फिर लिखना जो सबसे इंपॉर्टेंट है, फॉर फ्यूजन, फ्यूजन के लिए क्या क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो वहां पर होना चाहिए हाई प्रेशर, ठीक है, कितना प्रेशर, अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर 16 ATM, ये प्रेशर समझ रहे कितना हो गया, बहुत प्रेशर हो गया। अपने यहाँ पर 1 ATM है, सही है, 1 ATM है, 10 की घात 16 ATM, अगर 10 की घात 16 ATM यहाँ हो गया ना तो लोहा तक पिच जाएगा, सही है, और छोटा सा हो जाएगा, सही है, बहुत ज्यादा हो गया। और क्या होना चाहिए, और हाई टेम्परेचर भी होना चाहिए, टेम्परेचर कितना, 10 की पावर 7 केल्विन टू 10 की पावर 8 केल्विन, लगभग जो टेम्परेचर हो वो 10 की घात 7 से कितना होना चाहिए, 10 की घात 8 केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है। ये चीज होता क्या है, टू लाइट क्या होते हैं, न्यूक्लियस मिलके आपस में एक बन जाते हैं, तो उसमें हमें क्या बनता है, तो उससे हमें एनर्जी मिलती है। जैसे मैंने तुमसे कहा, मान लो सर जी 1H2 प्लस 1H2 आपस में मिले तो 2He3 रिएक्शन होती तो है, 1H1 1H2 अच्छा 1H3 प्लस 1H1 प्लस 4 है 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, और साथ में कितनी एनर्जी चल रही है, 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या ये रिएक्शन याद करनी है, मत करो यार, ठीक है, बस ये देखो, ये दोनों मिलके एक देखो हैवी बना दिया, और साथ में हैवी के साथ एक लाइटर भी निकाल दिया, और साइड में क्या निकला, 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का निकली एनर्जी, ठीक है। अगला है, इसी अगला रिएक्शन लिखना, 1H3 प्लस 1H2 मिलके बनाता था 2He4 प्लस 0 प्लस एक न्यूट्रॉन निकलता है 0 and 1, और एनर्जी कितनी निकल रही है, 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। जब ये दोनों मिलके एक हैवी बना लिया बेटा, इसे हम लोग अल्फा पार्टिकल भी बोलते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते थे, अल्फा पार्टिकल।
और साथ में एक न्यूट्रॉन निकल के ये बन गया। तो इसमें सिर्फ तुमको ये याद कर रहे हैं कि ये दो मिलके क्या बनाते हैं, एक बनाते हैं। दो मिल जाते हैं और क्या बन जाता है, एक। दो मिलके एक बनाते हैं और दो मिलके एक बनाएंगे और तुम्हारी क्या रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, सबसे पहले कैसे होना चाहिए, हाई टेम्परेचर होना चाहिए और हाई क्या होना चाहिए, प्रेशर। ठीक है, हाई टेम्परेचर और प्रेशर दोनों चीजें हैं। ठीक है, देखो सन पे बहुत ज्यादा प्रेशर भी होगा और जो बहुत ज्यादा टेम्परेचर भी होगा। इसी के लिए वहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन होता रहता है या फिर नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती रहती है, जिससे कि एनर्जी रिलीज होती है और वो एनर्जी कहाँ मिलती है, हमको मिलती है। ठीक है, देखो सन से एनर्जी आ रही नहीं आ रही है, ठीक, वही एनर्जी हमको मिल रही है। ठीक, बस तुमको इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन में बस इतना ही याद करना है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं करेगा। ठीक, अब देखो मास एनर्जी रिलेशन, आप लोग एक काम और करना, एक एप्लीकेशन लिखवाई देंगे आपसे, ठीक है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ क्लासेस पूरी हो नहीं पा रही है, तो एक्स्ट्रा क्लासेस के तर्ज पे तुम्हारी क्लासेस कंप्लीट करवाई जाएंगी। तो जो कोर्स कोऑर्डिनेटर्स है ना, उनसे पूछ लेना कैसे कैसे एप्लीकेशन लिख के सिलेबस की साइन कर दियो, वो पहुंच जाएगी हिंदी वाली क्लियर। मास एनर्जी रिलेशन, देखो एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था आइंस्टीन। ठीक है, एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था आइंस्टीन। अब देखो आइंस्टीन क्या बोले, आइंस्टीन ने दी मास एनर्जी इक्वेशन। आइंस्टीन बोले सर जो एनर्जी होती है ना, वो डेल्टा एम क्या होती है, सी स्क्वायर। एनर्जी क्या होती है, डेल्टा एम इनटू सी स्क्वायर। डेल्टा एम क्या है, मास डिफेक्ट। अब तुम्हें अभी बताएंगे हम डेल्टा एम होता क्या है, मास डिफेक्ट। ठीक है, सी क्या होता है, हर बच्चे को पता होता है, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, मीटर पर सेकंड। अब सबसे पहले देखो मास डिफेक्ट समझो, मास डिफेक्ट होता क्या है। देखो ऐसा है, यहां पर मैंने 1 2 3 4 5 6 एक और 7, ठीक है, मैंने यहां पर न्यूक्लियस ले लिए। न्यूक्लियस का मतलब जैसे प्रोटॉन ले लिया, प्रोटॉन ले लिया, प्रोटॉन ले लिया, यहाँ क्या ले लिए, न्यूट्रॉन। ठीक है, तो मुझे बताओ मेरे पास में एक न्यूक्लियस है, बोले सही, न्यूक्लियस में क्या क्या रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। इसके अंदर 1 2 3 प्रोटॉन है और 4 क्या है, न्यूट्रॉन। इसके अंदर 3 प्रोटॉन है और 4 क्या है, न्यूट्रॉन। अब जरा सोचना, अगर मैंने क्या कहा, मैंने कहा अगर मैंने प्रोटॉनों का जो मास है ना, जो भी प्रोटॉनों का मास है और न्यूट्रॉनों का मास है, अगर इसके मास को ऐड किया, इसके मास को क्या किया, ऐड, और इसके मास में से घटाया, ठीक है, तो इनका जो मास होता है ना, वो क्या होता है, ज्यादा होता है। किसके मास से, इस न्यूक्लियस के मास से, न्यूक्लियस के मास से। ये है क्या, ये है न्यूक्लियस, और ये क्या है, न्यूक्लियस। ठीक है, अब जरा समझना इन सब चीज को, पहले न्यूक्लियस समझना और न्यूक्लियस। देखो न्यूक्लियस क्या होता है, एक होता है एक घर, ठीक है, एक हम लोग कहें तुमसे घर, तो वो घर हो गया। हम तुमसे कहें सदस्य, तो सदस्य हो गए। तो सदस्य और घर में जो अंतर है वही न्यूक्लियस और न्यूक्लियस में अंतर है। कैसे, न्यूक्लियस का मतलब होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एक पर्टिकुलर प्रोटॉन को तुम न्यूक्लियस बोलते हो, एक पर्टिकुलर न्यूट्रॉन को तुम न्यूक्लियस बोलते हो, लेकिन ये सब मिलके जिसमें रहते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस बोलते हैं। इसमें मैं तुमसे कहूं बताओ न्यूक्लियस कितने, तो तुम बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7 कितने हैं, 7। सही है, 7। मैंने कहा यहां पर जितने भी न्यूक्लियस हैं, इन सबका अगर मैं मास देखूं और उसको इसके मास से, इसका जो टोटल मास होगा, इसका जो क्या होगा, टोटल मास, उसमें से घटा दूं, तो जो मास आएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मास डिफेक्ट। उसको क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट। सही है, सब समझ में नहीं आया, डेल्टा में फिर से समझाओ।
देखो एक बात समझो, कोई भी मेरा केमिकल एलिमेंट है वो मैंने जेड एक्स से लिया, जेड एक्स, जेड क्या है? परमाणु क्रमांक। हाँ, परमाणु क्रमांक या फिर एटॉमिक नंबर। ये क्या है? मास नंबर। मास क्या है? नंबर। मास नंबर। अब सर जी एक बार बताओ, अगर मैं तुमसे कहूँ कि यहाँ पर अगर मैंने इस के लिए डेल्टा एम निकालना है, सब फार्मूला क्या होगा? सबसे पहले देखो न्यूक्लियस में क्या रहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है? जेड। तो जेड संख्या हो गई, जेड संख्या क्या हो गई? जेड। और एक प्रोटॉन का मास एमपी। और क्या है? न्यूट्रॉन। और क्या है? न्यूट्रॉन। प्लस न्यूट्रॉन कितने हैं? ए माइनस जेड। और एक न्यूट्रॉन का मास लगभग प्रोटॉन के मास के क्या होता है? बराबर है। तो यहाँ पर मैं लिख दो या फिर मास ऑफ न्यूट्रॉन कर दो या फिर कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये किसका मास आया? ये अलग अलग प्रोटॉन का और किसका आ गया? सब पल्ले नहीं पड़ा। एक बार बताओ, आप सब लोग क्लास जैसे आप लोग मानो 7 लड़के और 4 लड़के हैं, ठीक है, 5 लड़के हैं, 7 लड़के 5 लड़के हैं। अब जरा सोचो, मैंने तुमसे कहा कि 7 लड़कों में सबका मास बराबर है और लड़कियों का सबका मास बराबर है। मैंने कहा अगर मैं लड़कों का मास निकालूं तो जितनी संख्या है उसकी एक मास से गुणा कर दिया, ठीक है। जितनी लड़कियां हैं, ठीक है, लड़कियां मैंने a माइनस जेड कर दिया, मान लो ये लड़कियों की संख्या है और लड़कियों की मास से गुणा कर दिया। तो अब मैंने क्या किया, सबको एक जगह इकट्ठा कर दिया और सबको तोड़ लिया, सबको तोड़ इकट्ठा तोड़ा है, ठीक है। अलग अलग एक एक करके नहीं तोड़ा है, ये मास उससे गुणा नहीं करा, मैंने इकट्ठा तोड़ लिया। इकट्ठा तोड़ा तो जो मास आया उसे बोला हम मास ऑफ न्यूक्लियस। ये किसका मास है? न्यूक्लियस का मास। तो हमेशा याद रखना, तो ये जो आएगा दोनों का अंतर वही क्या कहलाएगा? मास डिफरेंट। सही है। जहां m क्या होगा? m होगा मास ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूक्लियस। mb तुम्हें पता है क्या होता है? मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो डेल्टा एम हमारा यहां से डेल्टा एम आ जाता है, जिसे हम लोग मास डिफेक्ट भी बोलते हैं। उसके बाद में एटॉमिक मास यूनिट। अब तुम जरा एक बार बताओ मुझे, अगर मुझे कहीं भी ये लिखा हुआ होगा 8O16, सही है, तुमसे इसका मास डिफेक्ट पूछा जाए तो सबसे पहले तो तुम्हें क्वेश्चन में जब 8O16 दिया होगा तो तुम्हें न्यूक्लियस का मास एक तो दिया हुआ होगा, ये दिया हुआ होगा न्यूक्लियस का मास दिया होगा, यानी कि तुम्हें ये दिया होगा। अब तुम देखो जेड कितने हैं? 8। तो 8 की गुणा किससे करोगे? मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, प्लस 16 में से 8 गए 8, किसकी गुणा करोगे? मास ऑफ न्यूट्रॉन। और इन दोनों इनसे जो मास आएगा उसको किस में से घटाओगे? मास ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूक्लियस। तो तुम्हारा क्या आएगा? डेल्टा है, जिसे हम क्या बोलेंगे? मास डिफरेंस। क्या बोलेंगे? मास डिफरेंस। अब देखो एक होता है बेटा एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। अब देखो एटॉमिक मास यूनिट क्या है, इस चीज को समझो सर। इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में AMU
या फिर यू भी बोलते हैं, ठीक है। कुछ जगह यू भी लिखा हुआ होगा, ANU भी लिखा होगा और क्या लिखा होगा यू। फुल फॉर्म होगी एटॉमिक मास यूनिट, ठीक। तो एटॉमिक मास यूनिट, जैसे मैंने तुमसे कहा किलोग्राम क्या है, तो तुम कहोगे किलोग्राम क्या है, किलोग्राम क्या है, मास की एक यूनिट है। मैं तुमसे कहा ग्राम क्या है, तो तुम क्या बोलोगे, मास की यूनिट। कुंटल क्या है, मास की यूनिट है। मिलीग्राम क्या है, मास की यूनिट है। ऐसे ही बहुत छोटे मास को नापने के लिए, बहुत छोटे मास को नापने के लिए एक यूनिट होती है जिसे हम बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, सही है, एटॉमिक मास यूनिट। इसमें लिखना ANU is defined as 1/12 part of mass 6c12, ठीक है, 6c12 एटम है। बेटा 6 कार्बन के एटम का 1/12 पार्ट क्या कहलाता है, 1 ANU, ठीक। सिर्फ तुम्हें इतना याद रखना है, कार्बन के जो मास है उसका 1/12 पार्ट क्या कहलाएगा, 1 ANU। और क्या याद करोगे, और याद करोगे एक ANU की जो वैल्यू होती है वो 1.66 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। अब सर ये मैं भूल जाऊंगी, अगर आप ये भूल जाओगे 1.6 इंटू 10 की पावर -27 किसका मास होता है, प्रोटॉन का। यही क्या होता है, न्यूट्रॉन का, यही तो होता है। तो मैं कहूँ बेटा यहाँ पर तुम्हें 6 और 6 सॉल्व कर देना है, बस तुम्हें इतना याद रखना है कि एक ANU का मास भी लगभग प्रोटॉन के मास के क्या होता है, बराबर, या लगभग न्यूट्रॉन के मास के क्या होता है, बराबर, ठीक है। एक ANU का मान इतना, एक ANU का मान इतना, तो एक ANU बराबर 1.6 इंटू 10 की पावर 6। अब जरा सोचो, अब जरा देखो हम लोग अगले देखो हम लोग, सर जी अगर मैं तुमसे ये कहूँ, देखो बेटा मास ये हो गया, ठीक है। अगर मैंने तुमसे कहा जो मेरा मास डिफेक्ट आया, मान लो जो मेरा मास डिफेक्ट आया वो 1 ANU या फिर क्या आया 1 ANU या फिर क्या आया 1, या फिर मास डिफेक्ट तुम्हारा 1.66 इंटू 10 की पावर -27 क्या है, किलोग्राम। यही तो मास है, एक ANU। मैं कहूं अगर मैं इतने मास से एनर्जी कंज्यूम करूंगा, एनर्जी कितनी होगी, तो डेल्टा M इंटू C²। सर डेल्टा M की वैल्यू 1.66 इंटू 10 की पावर -27, C की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8 का स्क्वायर। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, ठीक है, 1.66 इंटू 3 का क्या हो जाएगा बच्चों, 9, ठीक है। तो आंसर आएगा 1.494 इंटू 10 की पावर -10 जूल, ठीक है। आंसर क्या आएगा 1.494 इंटू 10 की पावर -10 जूल, ठीक है, -10 की पावर जूल। उसके बाद देखो, उसके बाद समझना सर, ये जूल आंसर है। अगर देखो मैं इस जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करूं, ठीक है, अब तुम बोलो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ठीक है। तो 1 जूल किसके बराबर होगी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अरे भाग कर दो सर, भाग कर दो। तो मैंने क्या किया, अगर मैं इसमें 1 जूल की जगह ये वैल्यू रखूं तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अगर मैंने डेल्टा E की वैल्यू रखी
तो 1.494 इंटू 10 की पावर -10, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो जो मेरा यहां पर आंसर आ रहा है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन। मेगा का मतलब का 6 प्लस का 6, ठीक है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डेल्टा ई इक्वल टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आ रहा है? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब सर जी हमारे ये समझ में नहीं आया, जो तुमको याद करना है वो बस ये याद करना है। ये कब आया, ये वाली चीज कब आई? ये वाली चीज बच्चों तब आई, ये वाली चीज तब आई जब एक एएनयू मास, कितना मास? एक एएनयू मास डिफेक्ट था, तब वैल्यू आई 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही है? अब सर जी हमारे समझ में नहीं आया। देखो अब मैं तुम्हें एक चीज, अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, ध्यान, कोई भी क्वेश्चन होता है उसमें मास दिया रखा होता है, ठीक है, मास किसका? प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का। अब तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हें मास ऑफ न्यूक्लियस एएनयू में दिया है, किसमें दिया है? मास ऑफ न्यूक्लियस। सोचो न्यूक्लियस क्या है, ठीक है, तुम्हें प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास भी एएनयू में दिया है, तो उसका जब तुम डेल्टा एम निकालोगे वो किस में आएगा? एएनयू। वो किस में आएगा? एएनयू। अगर तुम जो भी वैल्यू तुम्हारी एएनयू में आएगी उस एएनयू की गुणा फिर किससे कर दोगे? 931.5 से, तो वो एनर्जी किस में बदल जाएगी? लेकिन अगर डेल्टा एम की वैल्यू किलोग्राम में, इसमें है किलोग्राम, तो तुम्हें एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? सी स्क्वायर। किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? अब कैसे? देखो क्वेश्चन की बात, क्वेश्चन इसमें कैलकुलेट मास डिफेक्ट। हीलियम 2He4 mass of neutron mass of proton ये क्वेश्चन, सर क्या इसके क्वेश्चन आते हैं? इसके क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। क्यों नहीं पूछे जाते हैं उसका रीजन बता रहा हूँ। ऐसा नहीं क्वेश्चन अच्छे नहीं है, क्वेश्चन अच्छे हैं इसीलिए नहीं पूछे जाते, कैलकुलेशन हार्ड हो जाती है, ठीक है, गुणा भाग ज्यादा हो जाती है, इसलिए 1 मिनट से ज्यादा टाइम लगेगा या 2 मिनट से ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए क्वेश्चन पूछिएगा। सबसे पहले तुमसे क्या पूछा गया? मास डिफेक्ट। क्या तुम्हें इसके न्यूक्लियस का मास दे रखा है? हाँ सर, मास ऑफ ये न्यूक्लियस का मास दे रखा है, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले तुम अगर इसमें डेल्टा एम निकालोगे तो सबसे पहले सर जी जेड की जगह क्या है? 2। मास ऑफ प्रोटॉन कितना है? 1.00726, ये लिखोगे। फिर प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है?
4 माइनस 2 2। न्यूट्रॉन कितना है 0.08665 माइनस न्यूक्लियस कितना है 4.00150। सब कुछ यू में है ना, यू का मतलब हो गया AMU, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट। अब जरा तुम देखो सर, गुणा करो, गुणा आते 2 से 2 छंग 12 के 2 हाथ से लगाए 7 दूनी 14 1 15 5 हाथ से लगाए 2 दूनी 4 और 1 5 7 दूनी 14 2 एकम 2 आगे इसकी गुणा करो 5 दूनी 10 का 0 हाथ से लगा 1 6 दूनी 12 1 13 के 3 हाथ से लगा 1 6 दूनी 12 और 13 के 3 हाथ से लगा 1 8 दूनी 16 और 1 17 के साथ, ठीक है 0 2 एकम ये सही है। अब इसमें से क्या घटा है 4.001506। अब इनको जोड़ो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 सही है, ठीक है। जोड़ना तो आते हैं 2 की 0 से 2 5 और 3 8 5 और 3 8 4 और 7 11 का एक हाथ से लगा 1 1 1 2 और 1 3 2 और 2 4 माइनस 4.001506 ये तो आया। अब बताओ इसमें से मैं ये घटाऊंगा 12 ये होगा 12 में से 6 गए 6 बचे, यहाँ रह गए 7, ठीक है 7 नीचे 0 8 में से 5 गए 3 1 में से 1 गया 0 1 में से 1 गया 0 सही। और यहाँ क्या बचे 3 में से 0 गया 3 0 में से 0 गया 0 4 में से 0 गया 0। क्या ये आंसर किस में आया राशन आ रही, ठीक है। तो यही तुम्हारा क्या मास डिफेक्ट है, ठीक है यही क्या है मास डिफेक्ट। अब जरा सोचना सर, अगर इस क्वेश्चन में मास डिफेक्ट ना पूछे तुमसे एनर्जी पूछी जाए, क्या पूछी जाती एनर्जी, तो तुम क्या करते आंसर किस में दिया हुआ है मास किस में है AM। तो अगर तुमसे इस क्वेश्चन में एनर्जी पूछता 93 तो डेल्टा M जो भी तुम्हारी AMU दिया हुआ है 0.03036 931.5 से गुणा करके किसमें आती मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। लेकिन यदि तुम्हें यहाँ पर जो आंसर होते ना ये यू में आने के केजी में दिए होते, किसमें दिए होते केजी में दिए होते, और तुम्हारा जो मास डिफेक्ट आता वो केजी में आता, किसमें आता अगर केजी में दिए होते तो केजी में ही तो आता। तब अगर तुम डेल्टा टी लगाओगे तो क्या करोगे डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर का मतलब हो गया 9 10 की घात 16 3 इंटू 10 की पावर 8 का स्क्वायर किया। तो जो तुम्हारा आंसर आएगा वो अब किस में आएगा जूल में, सही है जूल। तीसरी चीज अगर तुम्हें डेल्टा एम यू में दिया है, डेल्टा एम किसमें दिया है यू। सर डेल्टा एम यू में है लेकिन 4 ऑप्शनों में जूल है, तो क्या करें, तो कोई टेंशन नहीं है, डेल्टा एम यू में है ना उसकी गुणा 931.5 से करना, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, मेगा को 10 की घात कर देना 6 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट की गुणा कर देना 1.6 गुणा 10 की घात -19। आंसर किस में आ जाएगा जूल में, ठीक है आंसर आ जाएगा जूल। इतना उतारो फिर एक मैं बताऊंगा आपको। आप लोगों ने फॉर्म भर दिया नहीं भरा है आपने भी नहीं भरा लोग नहीं भरा क्या है सर इस बार कास्ट सर्वे नहीं लग रहा, अपलोड नहीं हो रहा नहीं भरा नहीं हो रहा, अच्छी बात है। चूज करने का तो ऑप्शन आया होगा
नहीं है ओबीसी तो चूज रहे हैं। हाँ वो आया है अरे अब वो नहीं मैंने है उसके चक्कर में मैं इतने दिन से लगी हुई थी। कोई बात नहीं, बनेगा तो सही है। बाद में तो जरूर पड़ी मेरा एक साल ही पुराना था ना। बाद में तो जरूर सर अप्लाई नहीं हो रहा है बनवाया आप ओबीसी में आते हो, तुम इनसे काम जी यस सर जी जी उठा लिया। ठीक, अब सर जी एक बात मुझे बताओ, एक तो मैं तुमसे देखो इसी क्वेश्चन के तरफ पूछ रहा हूँ। मैंने तुमसे पूछा मुझे डेल्टा एन दिया हुआ है यू, ठीक है, यू दिया, मुझे एनर्जी निकालनी है, मास डिफेक्ट कितना है, हाँ। एनर्जी निकालनी है, तो तुम क्या कहोगे सर? एम- 0056 गुणा 931.5 आंसर किसमें आएगा? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, यही तो करूंगा मैं। Yes, sir. लेकिन जो चार ऑप्शन देख रहे हैं वहां पर तो जूल है, चार ऑप्शन में क्या आ रहा है? जूल। तो जो यहाँ पर वैल्यू आएगी हाँ। वो वैल्यू यहाँ लिखोगे, हाँ। मेगा को लिखोगे 10 की घात, 6 इलेक्ट्रॉन को लिखोगे 1.6 गुणा 10 की घात माइनस, 19 आंसर किसमें आ जाएगा? जूल में। हाँ, समझ में आ रही है? ठीक है, अब जरा सोचो सर, अगर मैंने कहा जो मेरा मास डिफेक्ट है ना, मास डिफेक्ट है डेल्टा एन, मैंने कहा डेल्टा एन की वैल्यू मान लो मेरी 2.056 गुणा 10 की घात माइनस 30 केजी। अब मुझे डेल्टा एन किसमें दिया है? केजी। किसमें दिया है? केजी में। अब मुझे अगर डेल्टा एन केजी में दिया है, अगर मुझे एनर्जी निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा? 10 की घात माइनस 30 और किससे मल्टीप्लाई करने पड़ेगा? 9 into 10 to the हाँ। power 16। सी स्क्वायर से, ठीक है। तो जो मेरा अब आंसर आएगा वो किसमें आएगा सर? जूल में। क्या आएगा? जूल में। ठीक है, तो जूल में आंसर आएगा। सही है। हेडिंग डालना, बाइंडिंग एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ, ठीक है, किसी भी न्यूक्लियस की क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर? बाइंडिंग एनर्जी। इसमें लिखना द बाइंडिंग एनर्जी, वैसा इसे डिनोट करते हैं ईवी से। द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए न्यूक्लियस, द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए न्यूक्लियस is defined as the minimum energy, as the minimum energy required, as the minimum energy required to separate its nucleons, to separate its nucleons, सही है सर। बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी? बाइंडिंग एनर्जी का मतलब ये हो गया कि सर मेरा जो भी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही हम लोग न्यूक्लियंस बोलते हैं? यस सर। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही हम लोग न्यूक्लियंस बोलते हैं। मैंने कहा अगर मेरे पास में कोई न्यूक्लियस है, इसके अंदर प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है, वो एनर्जी जो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या कर दे? अलग कर दे, और अलग होके ये बाहर निकल जाए, ये इनफाइनाइट पर पहुंच जाए। उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी। सर बाइंडिंग एनर्जी होती क्या है? अरे वही होती है जो मैंने इतनी देर से बताया था, डेल्टा एन इनटू सी स्क्वायर। डेल्टा एन बोले क्या होता है? बोले सर जी मास डिफेक्ट। ये क्या होता है? मास। हाँ, मास डिफेक्ट। सी तो पता ही है, ठीक है।
और तुमको ये भी पता है अगर डेल्टा एम की वैल्यू एएमयू में होगी तो 931.5 से गुणा करेंगे, और डेल्टा एम की वैल्यू अगर केजी में होगी तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से गुणा करेंगे। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से गुणा करेंगे तो आंसर तुम्हारा जूल में आएगा। ठीक है, और 931.5 से गुणा करेंगे तो आंसर तुम्हारा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, चलिए उसके बाद में है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस। ठीक है, अब देखो जरा सुनो, एक बार बताओ मुझे, मैंने कहा टोटल बाइंडिंग एनर्जी ईबी है, ये कितने न्यूक्लियर, अरे जितने उसमें न्यूक्लियस है, ये प्रकार से कितने न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस की संख्या क्या रहती है ए, क्या कहलाती है संख्या ए। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस कितनी होगी, मैंने कहा सारे न्यूक्लियस से मिलकर कितनी है ईबी। तो सारे समझ में नहीं आ रहा कौन से न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा मान लो कार्बन है, कार्बन में मान लो 12 है, 12 का मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन 12 है, तो मैंने कहा 12 के कारण कितनी आई ईबी, 12 के कारण कितनी आई। अरे बेटा मैं क्या निकाल रहा था, 12 है तो 6 प्रोटॉन 6, पहले 6 प्रोटॉन का मास प्लस 6 न्यूट्रॉनों का मास माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस वही तो मेरा डेल्टा एम आया। तो मेरा जब एक एटम या एक न्यूक्लियस टूटा तो जो एनर्जी मिली उसे मैंने क्या बोला ईबी, क्या बोला ईबी। लेकिन उसके अंदर कितने न्यूक्लियस थे, ए थे, कितने थे ए, तो जो थे अंदर उनसे मुझे ईबी मिली, तो एक से कितनी मिली होगी, एक से कितनी मिली होगी, तो एक से मुझे कितनी मिली होगी, तो डेल्टा ईबी या ईबी। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी अपॉन ए क्या होता है मास नंबर, ये होगी बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस ईवी अपॉन ए। ठीक, और कुछ क्वेश्चन किया न्यू लाइन से एक चीज और लिख लेना, न्यू लाइन से एक चीज, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगी उतनी ही ज्यादा क्या होगी स्टेबिलिटी। देवता क्वेश्चन, अब तुम्हें इसमें बाइंडिंग एनर्जी निकालना है। देखो बाइंडिंग एनर्जी पूछा था 36 सर, तो ये क्वेश्चन इसीलिए नहीं आता, कैलकुलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है इसमें।
अब सोचो सर, अगर मैं निकालूंगा इसमें सबसे पहले डेल्टा एम निकालना, ठीक है। डेल्टा एम किसमें पहले देखा है 2He4, अभी तो मैंने थोड़ी देर पहले किया था, तो यही किया था। तो देखो 2 मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास 1.00727, ठीक है, प्लस न्यूट्रॉन की संख्या भी 2, फिर 1.00866, फिर माइनस, ठीक है, माइनस 4.001265, ये तो हो जाएगा सर। गुणा कर दो, 2 सत्ते 14 के 4, 2 सत्ते 14, 1 15 के 5, 2 दूनी 4 और 1 5, 7 दूनी 14, 2 एकम 2, ठीक, 2 से मल्टीप्लाई, 2 छंग 12 के 2, 2 छंग 12, 1 13 का 3 हाथ से लगा 1, 2 छंग 12 13 का 3 हाथ से लगा 1, 8 दूनी 16 और 1 17, ये ठीक है। अब इसमें से मैंने घटाया 4.00126, ठीक, जो केमिस्ट्री का सही है से लिख दिया। तो ये वाली मैं बोलूंगा, इधर देखो भाई, मैं को धन्य मानता हूँ, तुम लोगों की शक्ल देख देख के 2.5 घंटे पढ़ा कैसे देते हैं। सही है, तुम लोग ऐसी शक्ल में मैं सो जाऊँ नहीं, ये चीज़ है, क्योंकि अगर बैक रिस्पॉन्स नहीं मिलता है ना तो अच्छे नहीं लगते। इधर देखो सर, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 4 और 2 6, 5 और 3 8, सही है, 5 और 3 8, और 7 4 11, और 1 1 2 और 1 3 और 4, ये 4.00125, 2 3 सही। 6 में से 5 गया 1 बचा, 8 में से 6 गया 2 बचा, 8 में से 2 गया 6 बचा, 1 में से 1 गया 0, फिर 3 0 0, ये आया सर डेल्टा। अब देखो ये सारी वैल्यू सब मैंने यू में भी रखी थी, ठीक है, ये आया डेल्टा। अगर मुझे क्या निकालना है सर, बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी निकालनी पड़ेगी, तो 0.03061 की मल्टीप्लाई 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन, सही है। अब इसकी गुणा तुम इससे करो, तभी तो कैलकुलेशन हार्ड हो जाती है काफी ज्यादा, ठीक है। अगर इसकी गुणा इससे करेंगे तो हमारी आएगी 28.52, लगभग 28.52 मेगा इलेक्ट्रॉन। अगर इसी क्वेश्चन में पूछा जाता बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस, तो अब किससे भाग करते 4 से, क्योंकि यहाँ एक ही वैल्यू क्या है 4, तो 4 से तुम्हें भाग करना, सही है, तो 4 से तुमको भाग करना। ये क्वेश्चन तो आ गया होगा। अब देखो इस जो क्वेश्चन में अब दे रहा हूं तुमको, उस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस टाइप के आप क्वेश्चन करा रहा हूं, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तुमसे, ठीक है। क्वेश्चन लिखना बच्चों, क्वेश्चन लिखना, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 17Cl35 एंड 15P31 अब
ठीक है, क्या लिखा 17Cl 35 एंड 15P31 एंड 15P31 आर 287.67 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 287 बेटा 17Cl35 की जो एनर्जी आई निकल के बाइंडिंग एनर्जी वो ये आई मेगा इलेक्ट्रॉन, और जो 15P31 की एनर्जी आई वो 62.48 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तुमसे क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द टू न्यूक्लियाई इज मोर स्टेबल। तुमसे कहा गया बताओ इन दोनों में से कौन सा न्यूक्लियाई ज्यादा स्टेबल होगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तुम्हें पता है स्टेबिलिटी क्या होती है। स्टेबिलिटी का मतलब हो गया जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस जितनी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस जितनी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी भी उतनी ज्यादा। ठीक, देखो अब अगर मैं तुमसे कहूं सबसे पहले मैं क्लोरीन के लिए निकालूं, किसके लिए निकालूं? क्लोरीन की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस क्लोरीन की, तो तुम बोले सर 287.67। क्लोरीन में ए कितने हैं बोलो? 35। ठीक है, अगर तुम भाग करोगे 35 दूनी 35 दूनी 70। अच्छा, और 35 चौका 140 दूनी 70 चौका 140 और छक्का 210। ठीक है, और 70 ठीक है, हाँ ठीक। तो अगर मैं इसको भाग करता हूँ तो ये आएगा 8.22 मेगा इलेक्ट्रॉन। अगर बाइंडिंग वाली एनर्जी न्यूक्लियस 262.48 को मैं किससे डिवाइड करूँ बच्चों? 31 से, तो मेरा जो आंसर आता है वो आएगा 8.47 मेगा इलेक्ट्रॉन। अब बताओ किसकी ज्यादा है? फास्फोरस की ज्यादा है, क्लोरीन की। तो मैं कहूं इन दोनों में मोर स्टेबल कौन होगा? फास्फोरस। मोर स्टेबल क्या होगा? फास्फोरस ज्यादा स्टेबल। सर स्टेबल का मतलब क्या है? स्टेबल का मतलब है तुम उसे एनर्जी दोगे तो वो जल्दी नहीं टूटेगा। ठीक है, क्लोरीन पहले टूट जाएगा लेकिन वो पहले नहीं।
ये बनाओ चित्र। ठीक है, ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस का कर्व है। ये है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस, यानी कि किसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा। और तुम्हें पता है जिसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा वो मोर स्टेबल, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी कम वो। तो सबसे ज्यादा स्टेबल इसमें कौन क्या कहा गया है? आयरन। देखो Fe सबसे ज्यादा है। अच्छा, ये U का मतलब यूरेनियम, Au का मतलब गोल्ड। Au क्या होता है? गोल्ड। बताओ लोकप्रिय तुम्हारा सबसे, तो नहीं जानते। हेलो, W क्या होता है? टंगस्टन। I मोलिब्डेनम। Fe आयरन। S सल्फर। ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन हीलियम लिथियम हाइड्रोजन। ठीक है। तो तुमसे अगर देखो ये ग्राफ को तुमसे हल्के से एक बार मेमोराइज करना पड़ेगा। तुमसे क्वेश्चन में अगर ये पूछ लिया बताओ कि 8 को 18 और 8 को 16, इन दोनों में कौन मोर स्टेबल है? 16 मोर स्टेबल है। कार्बन ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू नाइट्रोजन से। हीलियम ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू नाइट्रोजन के। ठीक है। आयरन सबसे ज्यादा, मोलिब्डेनम, आयोडीन, टंगस्टन, सोना, और ये क्या है? यूरेनियम। ठीक, ये यूरेनियम। ये बाइंडिंग एनर्जी कर्व। ठीक है सर, आपने यूरेनियम देखी ना? यूरेनियम 238 देखी आपने? यूरेनियम नहीं, मैं खतरों से नहीं खेलता ऐसे। महंगा का बात छोड़ो, महंगा तो टंगस्टन का होता है। रेडिएशन है भाई, और रेडिएशन निकलेंगे तो मेरा तो डीएनए इफेक्ट हो जाएगा। तो वहाँ लैब में रहेगा नहीं, जो वैसे रेडिएशन वाली लैब है उनमें रहती है,
जिसकी जरूरत होती है, जो उस पर वर्क करता है, रिसर्च करता है, वो रखता है कि नहीं रखता है। ग्रीन कलर का होता है। ग्रीन कलर का होता है, पता नहीं, हाँ शायद ग्रीन कलर होता है। ठीक, ये रखो। बाकी एल्कोहल में बहुत वर्क किया है, एल्कोहल हर लाइफ में होता है। हाथ धोए जाते हैं ना, वो प्योर वाला एल्कोहल होता है 99.9% का। ये तो अपनी बोतल वाला समझ लो। इतना तो ड्रिंक में भी नहीं होता है। ड्रिंक में क्या, मैंने बोतलों में जहाँ तक होता है वो 45, 50 उससे ज्यादा नहीं होता। और तुम जो लोग कच्ची पीते, मतलब कच्ची का मतलब है जो वो वाली पीते हैं, बसंती, झूम, ठीक है, उसमें 55% तक पहुंच जाता होगा। खुशबुआ है, झूम के नाम से खुशबुआ, बसंती के नाम से। चलो अब हम लोग बात करते हैं, अगला है सॉलिड एंड सेमीकंडक्टर डिवाइस। हाँ, सॉलिड एंड सेमीकंडक्टर डिवाइस। देखो सर, इसमें और तुम्हारे अल्फा, बीटा, गामा, रेडियो एक्टिव, हाफ लाइफ सब खत्म है, तुम्हारे कोर्स से सब हटा, ठीक है। हाफ लाइफ जितनी जो कुछ था सब तुम्हारे कोर्स से हटा दिया गया, लास्ट ईयर था इस बार। कुछ नहीं बचा और इसमें कुछ नहीं। ऐसे तुम्हारे इसमें सॉलिड एंड सेमीकंडक्टर पढ़ रहे हैं, इसमें तुम जो सेमीकंडक्टर वाले पढ़ोगे, ट्रांजिस्टर है ही नहीं, एनपीएन, एनपीएन, पीएन कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं, सब गायब कर दिए। पिछले बार तो इसका क्वेश्चन पिछली बार क्वेश्चन भी आए थे, इस बार भी, ठीक है। हाँ, पिछली बार तो कलर कोडिंग का क्वेश्चन आया था, इस बार कलर कोडिंग नहीं है, कलर कोडिंग है ना। तो वही चीजें हैं, तो काफी चीजें होती है। सबसे पहले आंसर तो हम लोग सबसे पहले बात करें, तो जो सेमीकंडक्टर जो इंडस्ट्री है ना, वो अब इंडिया में लग रही है, गुजरात में पहली इंडस्ट्री। इंडिया में कोई सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है ही नहीं, सारी की सारी इंडिया जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है, इंडिया छोड़ो बड़ी ही लगभग 90% समझ लो, 90% चाइना पर बेस्ड है, चाइना पर बेस्ड पूरी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री चाइना की है, ठीक है। चाइना का वही हांगकांग, ठीक है, हांगकांग तो चाइना के एक प्रकार से पार्ट में तो आता है, हालांकि अलग कंट्री है, आता है उसी कब्जे में एक प्रकार से है, ठीक। तो वहां से जितने भी सेमीकंडक्टर डिवाइस आते हैं सब होंगे। सेमीकंडक्टर डिवाइस कहाँ यूज होती है, तुम्हारी जो बैटरी होती है, वो बैटरी कह रहा हूँ, तुम्हारी प्लेट है मोबाइल में, सेमीकंडक्टर डिवाइस यूज होती है, ठीक है। हर जगह जितने भी तुम लाइट के इंस्ट्रूमेंट देख रहे हो, सब में सेमीकंडक्टर डिवाइस, ठीक है। इसीलिए हांगकांग बहुत बड़ा वैसा है, विकसित है, ठीक है, पैसा बहुत है। दूसरी चीज, सबसे पहले देखो हम लोग बात करें, हमारी 3 चीजें होती हैं, एक होता है कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर, और एक होता है सेमीकंडक्टर, ठीक है। 3 चीज, सबसे पहला इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर। इसके बारे में सुनो सब। कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर वो मटेरियल होता है जिसके अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इसमें करंट फ्लो होता है। मैंने इससे पहले बताया भी है, हमारी बॉडी क्या है, कंडक्टर है। हमारी बॉडी में फ्री इलेक्ट्रॉन है, हमारी बॉडी में फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब मान लो दूसरा, कभी तुम्हारे घर पर माचिस खत्म हो जाए, रात में हो जाए, रात में दुकानें हैं, माचिस हो गई तुम्हारे घर पे, ठीक है। तो अब क्या किया गया, तो परेशानी होगी, और लेटर भी खराब है, और पड़ोस वाली आंटी ने तुम्हें बहुत खटखटा दिया, वो जवाब नहीं, तुम्हें भूख लग रही, कुछ खाना तो है, बना के खाना। क्या करना, अपनी बहन से बोलना कि एक कंबल ले, कंबल हो, कंबल नहीं होता है, कंबल, ठीक है। गैस ऐसे ऑन करना, गैस ऑन कर लिया, गैस ऑन करने के बाद, गैस ऑन करने के बाद ऐसे ऑन करके तभी तो बर्नर चलता है, गैस स्टार्ट कर, ठीक।
तुम बर्नर को ऑन मत करना, तुम अपने ऊपर कंबल डालना, पूरा ऐसे कंबल डालना, ठीक है। और हाँ, और बहन से कहना है कि तुम्हें ज्यादा तेज भी नहीं ज्यादा धीरे भी नहीं, वो ऐसे खींचना है, ठीक है, कंबल खींचना है। बहन ज्यादा धीरे नहीं और तेज नहीं, जैसे वो कंबल खींचना स्टार्ट करे तुरंत तुम्हें गैस का जो वो होता है वो जला देना है, ठीक है। अब गैस निकलने लगी और जैसे वो खींचने के बाद में अपनी उंगली बर्नर पे लगा देना, गैस ऐसा भी होता है। तुम गैस में भी जला सकते हो, या तुम अगर तुम ऐसा उसमें करोगे, मतलब कोई चीज लीक हो रही है, ठीक है, या मान लो पेट्रोल है, पेट्रोल पड़ा हुआ है, पेट्रोल में भी जल जाएगी, ऐसा होता है। ये सब क्यों होते हैं? क्योंकि वो सब हमारी बॉडी क्या है, कंडक्टर है। हमारी बॉडी अगर एक कंडक्टर है तो हमसे इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, ठीक है, तो वहां से और जैसे ही इलेक्ट्रॉन वहां पर जाते हैं तुरंत उसे एनर्जी मिलती है और तुरंत वो जलता है, ठीक है, जैसे उससे तो जलता है। देखो जब तुम कभी भी लाइटर को देखना जला के उसमें हल्की सी तो चिंगारी तुम वैसे भी कर सकते हो। तो मेरे कहने का मतलब है कि ह्यूमन बॉडी ये बहुत अच्छी कंडक्टर है, हम लोग बहुत अच्छे कंडक्टर हैं, ठीक है। तो कंडक्टर में क्या होते हैं, तुम बोले क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। कंडक्टर के अंदर सब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, और इसके अंदर क्या फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है, ये सब तुम पहले से ही जानते हो। इंसुलेटर में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत कम होते हैं, ना के बराबर होते हैं, ना के बराबर इतने कम होते हैं कि जब वो फ्लो करते हैं तो करंट ही फ्लो नहीं होता, ठीक है। तो तुम कह सकते हो, चाहे तो तुम कह सकते हो कि फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, ऐसे भी लोग बोलते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते और करंट फ्लो नहीं होता। सेमीकंडक्टर में करंट फ्लो होता भी है और नहीं होता, सही है। सबसे पहले देखो, इसको ऐसे नहीं, ऐसे पे उतारो, कंडक्टर, इंसुलेटर, साथ में क्या आ गया, सेमीकंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर, इंसुलेटर, साथ में आ गया सेमीकंडक्टर। सबसे पहले हम लोग कंडक्टर, हम लोग देखेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके अंदर, और करंट क्या करता है, फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है। अगली चीज देखो, किसी भी कंडक्टर के अंदर अगली चीज देखो सर, इसके अंदर जो रेजिस्टेंस होता है ना वो लो होता है, रेजिस्टेंस लो होगा तभी तो करंट फ्लो होगा। वैसे रेजिस्टेंस का जो फार्मूला होता है वो रो एल अपॉन सर, आर रेजिस्टेंस है, रो क्या है, रजिस्टिव, रो क्या है, अगर रेजिस्टेंस लो होगा तो रजिस्टिविटी भी क्या होगी, लो, रजिस्टिविटी लो। अब मैं जानता हूं 1/रो क्या होती है, कंडक्टिविटी, क्या होती है, कंडक्टिविटी। अगर ये कम होगी तो ये क्या होगी, हाई। तो इसके अंदर कंडक्टिविटी क्या होती है, हाई, सही है। अब इसमें देखो, फ्री इलेक्ट्रॉन वेरी फ्यू, फ्री इलेक्ट्रॉन। दूसरी चीज करंट फ्लो नहीं,
रेजिस्टेंस क्या होता है? लगभग इंफिनिटी। लगभग क्या होता है? इंफिनिटी। रेजिस्टेंस हाई है तो रेजिस्टिविटी भी लगभग इंफिनिटी। रेजिस्टिविटी हाई होगी तो कंडक्टिविटी लो। लो। ठीक है, कंडक्टिविटी बहुत कम है। अब हम लोग आ जाए सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर बेसिकली दो टाइप से होता है। पहला में सेमीकंडक्टर, देखो सेमीकंडक्टर बिहेव करता है कंडक्टर की तरीका और इंसुलेटर की भी। ठीक है, सबसे पहले मैंने कहा बिहेव एज लाइक कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा कब? एट रूम टेम्परेचर। जब टेम्परेचर क्या है? रूम टेम्परेचर। बिहेव एज लाइक कंडक्टर एट रूम टेम्परेचर। ठीक, रूम टेम्परेचर पर कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहे हैं। सर अगर मैं कहूं रेजिस्टेंस का वैसे फार्मूला होता है R इक्वल टू R0 1 प्लस एल्फा इंटू डेल्टा। ठीक है, रेजिस्टेंस के सेमीकंडक्टर के केस में ये कहा जाता है यदि तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस कम होगा। टेम्परेचर बढ़ाया तो रेजिस्टेंस कम होगा तो रेजिस्टिविटी कम होगी। रेजिस्टिविटी कम होगी तो कंडक्टिविटी ज्यादा। सही है। टेम्परेचर बढ़ाया तो रेजिस्टेंस कम, रेजिस्टेंस कम तो रेजिस्टिविटी कम, रेजिस्टिविटी कम तो कंडक्टिविटी ज्यादा। सही है। ये इसमें फ्लो रहता है काफी ये रहता है। और तब करते हैं जैसे रेजिस्टेंस का फार्मूला ये था ऐसे ही रेजिस्टिविटी का फार्मूला होता है। ठीक है, लेकिन याद रखना यहाँ पर रेजिस्टेंस के लिए और रेजिस्टिविटी के लिए प्लस ना होके क्या होता है? माइनस। ठीक है, माइनस होता है। दूसरी चीज इसमें कंडक्टर में एक चीज याद रखना, कंडक्टर में यदि तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसका जो रेजिस्टेंस होता है ना वो भी बढ़ता है। कंडक्टर में क्या होता है? देखो कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो कंडक्टिविटी कम होगी। कम होगी। भाषा में आई ये होता है। टेम्परेचर बढ़ेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी। आप देखो सुनो, सबसे पहले मैंने कहा मेरे पास में कोई कंडक्टर मटेरियल है। कैसा मटेरियल है? कंडक्टर का अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। मेरे पास में कोई सेमीकंडक्टर है, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा? कम। ठीक है, ये चीजें याद रखिए। ये तो बिहेव करता है रूम टेम्परेचर पर। और मैं अगर दूसरा इसके पहलू की बात करूं, एट 0 केल्विन टेम्परेचर, ये 0 केल्विन टेम्परेचर है। 0 केल्विन टेम्परेचर पर सेमीकंडक्टर बिहेव किसकी तरीका करता है बच्चों? इंसुलेटर। अब देखो इंसुलेटर का मतलब क्या है? इंसुलेटर का मतलब ये है कि यहाँ पर तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो करंट फ्लो हो रहा है, तभी तो करंट फ्लो हो रहा है। और इसमें करंट भी फ्लो होता है। ठीक है, यहाँ पर करंट भी फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है। क्यों? टेम्परेचर कम, ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाया तो रेजिस्टेंस क्या हो गया? कम। रेजिस्टेंस कम हो गया तो फिर करंट भी फ्लो होगा। लेकिन मैं कहूँगा सेमीकंडक्टर पे एट 0 केल्विन टेम्परेचर किसकी तरह बिहेव करेगा? इंसुलेटर। अगर ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, सर इंसुलेटर का मतलब क्या हो गया? इंसुलेटर का मतलब ये हो गया कि रेजिस्टेंस क्या होगा इसका? बहुत अधिक।
रेजिस्टेंस क्योंकि टेम्परेचर 0 केल्विन है ना, हाँ। टेम्परेचर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा तो रेजिस्टिविटी ज्यादा, रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा तो कंडक्टिविटी कम, बहुत कम, कंडक्टिविटी बहुत कम। अब तुमसे क्वेश्चन ये पूछा गया, किसी की कंडक्टिविटी बहुत कम है, क्या उसके अंदर करंट फ्लो होगा? तो तुम बोले कंडक्टिविटी कम तो रेजिस्टिविटी करंट ज्यादा, फ्लो होगा। रेजिस्टिविटी ज्यादा, कंडक्टिविटी कम तो रेजिस्टिविटी रेजिस्टिविटी ज्यादा तो रेजिस्टेंस भी, रेजिस्टेंस ज्यादा तो करंट फ्लो भी होगा, करंट फ्लो कम होगा जब रेजिस्टेंस क्या होगा, कम। रेजिस्टेंस कम होगा। तो ये चीजें होती हैं, ठीक है? हाँ, ये रहता है एट 0 केल्विन टेम्परेचर। तो ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, रूम टेम्परेचर पर बिहेव करेगा इसकी तरीका कंडक्टर की तरह। तो जो सेमीकंडक्टर है उसमें दोनों प्रॉपर्टीज, सेमीकंडक्टर में दोनों प्रॉपर्टी होती है कि वो इंसुलेटर भी होता है और वो इंसुलेटर भी होता है और वो हाँ कंडक्टर भी होता है, दोनों प्रॉपर्टीज को गेन करता है। ये दोनों प्रॉपर्टीज के अंदर ये उतार लेना, ये कर लेना। सोलह काफी समय बाद स्टार्ट हुई थी आधे से 40 बता लिया। तुम लोगों को जो मैंने कल पेपर दिया था तुम लोगों ने किया? जी सर। किया था सर? कल फिजिक्स में क्या दिया था मैंने? कल जो फिजिक्स में दिया था, कल फिजिक्स में क्या दिया था? ग्रेविटेशन दिया था। और बायोलॉजी में क्या दिया था? नहीं, ह्यूमन वाला रिप्रोडक्शन और वो फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग पॉइंट टेस्ट में नहीं आया, तुम ग्रुप में नहीं, तुम पता नहीं है ये कल टेस्ट पेपर नहीं भेजा था, तो उसी की तो बात कर रहा हूँ। इसमें पूरा था, पूरा केमिस्ट्री वाला। खोल के देखो तो पता चलेगा। फिजिक्स का फिजिक्स थोड़ी ना 50 पेज में आएगी, जो 46-47 पेज थे। हाँ ठीक है, चलो ये हो गया। दूसरा स्टेट एनर्जी बैंड इन सॉलिड, एनर्जी बैंड इन सॉलिड। ठीक है, इसमें लिखना the energy band which include the energy band which include the energy level of valence electron is called valence band, and the energy band above it called convection band,
अब देखो, अगर मैं कहूँ इसमें दो बैंड होते हैं, कोई भी जो एनर्जी लेवल डायग्राम था है उसमें दो बैंड होते हैं। नीचे वाला कहलाता है बैलेंस बैंड और ऊपर वाला कहलाएगा कंडक्शन बैंड। देखो नीचे होता है बच्चों नीचे वाला बैंड होता है बैलेंस बैंड। नीचे होता है बैलेंस बैंड और ऊपर होता है कंडक्शन बैंड। इसके बीच में जो गैप होता है ना वो होता है एनर्जी बैंड गैप। इसके बीच में जो गैप होगा इसको हम लोग बोलेंगे एनर्जी बैंड गैप, ठीक है, जिसे हम लोग डिनोट करते हैं ईजी से, एनर्जी बैंड, ठीक। इसे अगर हम लिखें तो बैलेंस बैंड बीवी भी बोलते हैं, इसे कंडक्शन बैंड क्या बोल देंगे, इसे शॉर्ट फॉर्म में सी, ठीक है, कंडक्शन बैंड और इसे सी भी। न्यू लाइन लिखना इसके बाद, द एनर्जी बैंड गैप, द एनर्जी बैंड गैप is also defined as the difference between the highest balance band and lowest conduction band ठीक है। फिर लिखना Eg इज इक्वल टू EC कंडक्शन बैंड माइनस बैलेंस बैंड। जो एनर्जी बैंड गैप होता है वो किस किस के बीच में होता है, कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में, ठीक है। फिर लिखना Eg इज इक्वल टू HU या फिर HC अपॉन लैम्डा। देखो आप इसको समझना, एक बार लिख लो फिर इसको समझना। लिख लिया, अब इसको समझो। देखो ऐसा है, अगर मेरे पास में कोई भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में और कंडक्शन बैंड से कहाँ आता है बैलेंस बैंड, तो वो कितनी एनर्जी निकालेगा, तो Eg निकाल दूं। अरे यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी, दोनों की एनर्जी को अगर मैं घटा दूं तो मेरा क्या आ जाएगा Eg, इतनी ही तो एनर्जी लॉस करेगा। और इसको मैं किसके बराबर कर दूं, Hν या फिर HC अपॉन लैम्डा, तो Eg बराबर Hν बराबर HC अपॉन लैम्डा, ठीक है। न्यू क्या होती है जहां पर बोलो फ्रीक्वेंसी, तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर आता है तो इतनी एनर्जी ये निकालेगा। एक चीज और समझो, अगर कोई इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड में और बैलेंस बैंड में कौन से बैंड में जाना चाहता है, कंडक्शन बैंड, तो उसे एनर्जी देनी पड़ेगी। कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, Eg एनर्जी देनी पड़ेगी। तो वो कंडक्शन बैंड से बैलेंस बैंड से कहां पहुंच जाएगा, कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा। बता देना
ये चैप्टर थोड़ा थोड़ा हाँ हल्का सा है। अच्छा गेट दोबारा पढ़ने पड़ेगी क्या? गेट्स ठीक है, चलो गेट्स नहीं पढ़ना क्योंकि ये वाला चैप्टर अभी बताऊँ तो तुम्हें लेना पाँच दिन करीब लेगा। 5 दिन का मतलब है इस महीने में ये पूरा हो जाए। फिर हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगी? ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स की तो बची खाली, ठीक है? रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, खाली रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स बचेगी। इसका मतलब ये अगर हम लोग रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स करेंगे तो जो अगले महीना होगा मतलब फरवरी के बाद मार्च की हमारी रे और वेव हो जाएगी बहुत। और फिर उसके बाद में जो अगला महीना आएगा अप्रैल में तुम्हारा लगभग 15-20 क्लासेस मिलेंगी हमारे लिए। उस 15-20 क्लासेस में आप लोगों का रिवीजन के चलिए रुक जाओ। रुको चलो